नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चॅनल। आज बॉलीवुड स्पाई के स्टूडियो में दोस्तों एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, ब्यूटीफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं और हमने इनको बिग बॉस सीजन 1 में एक धमाकेदार तरीके से देखा था। स्वागत कीजिए दिल खोल के ऋतुजा धर्माधिकारी का। ऋतुजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई स्टूडियो में। थैंक यू। कैसे हो? आई एम गुड। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मिले, लेकिन आपकी स्माइल वैसी ही है। कैसा चल रहा है फिर आजकल आपका लाइफ, कैसे चल रही है बिग बॉस के बाद? सारी चीजें क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस के बाद लाइफ सच में बहुत अच्छी चल रही है और काफ़ी लोग अभी है जो मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं, मुझे मेरी थिंकिंग से पहचानते हैं। पहले ऐसा था कि जो सीरियल मेरा पहले हुआ था उस नाम से मुझे पहचानते जी, थे, आपने बताया था जैसे कि सुषमा जी। लेकिन अभी ऐसा है कि वो मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं। एक रिस्पेक्ट है उनको, जो भी मेरा जर्नी रहा था, स्मॉल जर्नी थी लेकिन जो भी थी उसको लेके एक रिस्पेक्ट है। आज भी मतलब बोलते हैं कि शी वाज इन बिग बॉस। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्टफुल, द करेक्ट वर्ड्स। थैंक यू। ऋतुजा जी, सीजन 2 चल रहा है, ठीक है, और डेफिनेटली हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आप भी देख रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, सीजन 2 आपको कैसा लग रहा है? पहला क्वेश्चन। और इसी के साथ अटैच, आपके सीजन और इस सीजन में कितना फर्क लग रहा है आपको? फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए मैं सीज़न 2 ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मैं किसी शूट में बिजी थी इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है सीज़न 1 के कंपैरिजन में जो सीज़न 2 है, बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग आए हैं नेचुरल बिहेवियर नहीं है। कहीं ना कहीं वो ओवर प्रिपेयर्ड होके आए हैं। मतलब जैसे कि फर्स्ट वीक में ही सारे लोग झगड़े करने शुरू हो गए या फिर जो भी है। और जैसा हमारा फर्स्ट सीजन का जो जर्नी था, हम थे या फिर हमारा जो भी ऑपोजिट ग्रुप था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सबका एक नेचुरल बिहेवियर है, जो जैसा है वैसा वो बिहेव कर रहा है। पर ये सीजन ऐसा है कि कौन कैसा, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा मतलब किसी की कोई पर्सनैलिटी है वो हमें अभी भी नहीं समझ में आ रही है। ऐसा अभी भी लगता है ऊपर ऊपर का बिहेवियर है, कहीं ना कहीं फेक बिहेवियर है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। मतलब अभी जितना देखा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है। ओके, सो आर यू डिसअपॉइंटेड लाइक कि बिग बॉस में इस तरीके की अब चीजें हो रही हैं? और प्लस अगर आपका सीजन जैसा कि ऑर्गेनिक था, नेचुरल था, तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको? डिसअपॉइंटमेंट मुझसे ज़्यादा मुझे ऑडियंस इंपॉर्टेंट लगती है और जितना मैं देख पा रही हूँ ऑडियंस की डिसअपॉइंटमेंट है। और अगर ऑडियंस की है तो बट ऑफ कोर्स हमारी भी है, क्योंकि ऑडियंस के ऐसे रिव्यूज में पढ़ती हूँ या फिर किसी से बातचीत होती है तो ऐसा लोग बोलते नहीं, सीजन 1 की बात ही कुछ अलग थी, सीजन 2 की वैसी बात नहीं है। तो ये जो भी है कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से ऐसे कुछ डिफरेंसेस है जी। तो मतलब बिकॉज ऑफ कंटेस्टेंट्स। ओके, ऋतुजा जी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात सामने आई थी जब हिना पांचाल भी वाइल्ड कार्ड कंटेंडर बनकर नहीं आई थी, आरव वाइल्ड कार्ड कंटेंडर बनकर नहीं आए थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात आ रही थी कि ऋतुजा धर्माधिकारी, जो कि आपका हाथ में चोट लग गया था, उसके बाद आप चले गए थे, तो आप सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड कंटेंडर आ रहे हैं, जिसे सुनकर ऑनेस्टली स्पीकिंग फैंस ने मुझे इतने मैसेज किए ना इंस्टाग्राम, फेसबुक में, और बार बार यही बात को कंफर्म कर रही थी कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है। तो ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आपका क्या डील हुई वहां पर या नहीं हुई? थोड़ा सा प्लीज उस चीज को क्लियर कीजिए। जी देखिए, मेरी कोई ऐसी डील नहीं हुई थी उनके साथ, ना ही मुझे किसी ने पूछा था और ना ही मैंने किसी को बताया था कि मैं आना चाह रही हूँ। ये रूमर्स कहाँ से आए इसका अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं है जी। लेकिन इतना है कि बहुत से लोगों का मुझे पर्सनल मैसेजेस आते थे कि वी वांट टू सी यू, यू कम देयर, यू विल रॉक देयर, वगैरह वगैरह, ऐसा चल रहा था। तो एक ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई थी। तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे एक तरफ से ऑडियंस को डिसअपॉइंट भी नहीं करना था और दूसरी तरफ से मैं झूठ भी नहीं बोल सकती थी कि हाँ मैं आ रही हूँ। तो मैंने उस चीज़ पे कुछ कमेंट नहीं किया। पर हाँ, मुझे उस चीज़ की वजह से इतना समझ में आया कि ऑडियंस आज भी कहीं ना कहीं बिग बॉस में ही देखना चाह रही है फिर से एक बार। पर अभी आई डोंट नो मतलब क्या होगा। बट क्या आप जानना चाहती हैं? अभी तो सीजन खत्म हो गया। नहीं मतलब उस टाइम पे, क्योंकि 50 डेज भी नहीं हुए थे तब। हाँ, तब अगर मुझे अगर पूछा गया होता तो इवन इफ मैं नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन ऑडियंस की फोर्स की वजह से, उनके रिस्पेक्ट की वजह से, उनका जो ट्रस्ट है मुझ पे उसकी वजह से शायद मैं जाती थी। क्योंकि जब इतने सारे मैसेजेस आपको आते हैं और ऑर्गेनिक मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पे कि आप जाओ, हमें
को देखना है। कोई एक पिक्चर पोस्ट करो तो उस पिक्चर पे कोई कमेंट नहीं होता, नीचे ये लिखा होता है आप कब आ रहे हो, आप आओ, आप कब आ रहे हो। तो ड्यू टू दैट रिस्पेक्ट ऑफ ऑडियंस मैं जाती थी जरूर। ओके, और मैं भी चाहता था कि आप जाओ, पता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और हमने अपना आपस में बात करी थी, हमें लगा था अगर ऋतुजा आती है तो अब तो ट्रॉफी आपसे सिर्फ ऋतुजा के हाथ में आएगी और कुछ नहीं। ओके, मूविंग ऑन। ऋतुजा जी, आगे बात करते हैं हम शिवानी सुरवे के बारे में। शिवानी घर के अंदर थी, स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, बट फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मला त्रास होवे, ये है वो है करके सारी चीजें बोली और वो चली गई। ठीक है, वापस आई, 20 डेज के बाद आई, और गेस्ट के बाद वो बन गई कंटेंटर। क्या आपको ये जेन्युइन चीजें लगी? क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हुआ कि काश आपके साथ भी होता, या फिर क्या आपको लगा कि अंदर के कंटेंडर्स के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गलत हुआ है? देखिए, इस बारे में मैं क्या बोलूँ कि ये सारे टीम के डिसीजंस होते हैं, बिग बॉस टीम के डिसीजंस होते हैं, क्रिएटिव्स के। तो इस बारे में शायद मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ था। व्हेन आई वाज आउट ऑफ द हाउस, मुझे क्रिएटिव टीम्स के सबके कॉल आ रहे थे कि आप जल्दी आ जाओ, ऑडियंस इज़ वेटिंग फॉर यू, आपका जो भी इंजरी था वो जेन्युइन था, बस आप आ जाओ। लेकिन मेरे साथ केस ऐसा हुआ था कि मेरा फ्रैक्चर हुआ था, जिसको निकालने के लिए 1 महीना कंपलसरी लगने वाला था। तो 1 महीना थोड़ा उनके हिसाब से ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बाद में मेरी एंट्री कैंसिल हो गई। बट शायद शिवानी के टाइम पे वो सारे सिचुएशंस ओके रहे होंगे, जिसकी वजह से क्रिएटिव्स ने ये डिसीजन लिया होगा। और कैसा है ना कि उनके टीम में काफ़ी सारे मतलब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, उनके बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो उसके हिसाब से शायद उन्हें ज़रूरत हो कि शिवानी वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है अंदर के लोगों के लिए भी, लेकिन अभी जो है वो यही है, कुछ उसके कर नहीं सकते उस चीज़ को लेके। अंदर के लोग भी कुछ नहीं कर सकते और बाहर के लोग भी कुछ नहीं कर सकते। अभिजीत बिचुकले को लेकर क्या कहेंगे? उनका नेचर कैसा लग रहा है? प्लस अब तो उनकी री एंट्री आफ्टर आई गेस मोर देन 1 मंथ बाद हुई है, राइट? उनकी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब क्या ये सही था उनको अंदर रखना या फिर नहीं रखना या लाना? अभिजीत बिचुकले, उनको मैं स्टार्ट से बोलना चाहूंगी, क्योंकि पहले सीजन ऐसा था ना कि हम सिर्फ उनके लिए देखते थे। वो इतने ज्यादा एंटरटेनिंग थे एंड ही वाज लाइक जेन्युइन पर्सन। मतलब पूरे घर में बस वही एक लगे थे जो जेन्युइन है, जो जैसे है रियल है वैसे बिहेव कर रहे। फिर वो अच्छा हो बुरा हो, हर एक में प्लस माइनस तो होते ही। तो हम पहले उनके लिए देखते थे, और जब वो बाहर चले गए तब ऐसा हुआ यार अभी सीजन में कोई मजा नहीं, अभी नहीं देखते, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है सीजन में। लेकिन जो भी जिस कंडीशन में वो बाहर गए, फिर वापस आए, 1 महीने बाद वापस आए, तो कहीं ना कहीं अंदर के लोगों के लिए मुझे नहीं पता फेयर है नहीं है, शायद ना भी हो, क्योंकि 1 महीना मतलब काफी ज्यादा टाइम हुआ। पर अगर एज अ गेस्ट वो आए होंगे तो ठीक है, इट डजंट मैटर। और मतलब जो भी है, थोड़ा उनका बिहेवियर ऊपर नीचे रहा है, जो कि सबका रहा है, पर मुझे फिर भी वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो जो है वो बिहेव कर रहे हैं, ही इज नेचुरल। फिर वो भले ही उनका गुस्सा है वो भी नेचुरल है, उनका एंटरटेनिंग साइड है वो भी नेचुरल है। सो आई एम लाइकिंग हिम, आई यूज्ड टू लाइक हिम एंड आई एम लाइकिंग हिम। ऋतुजा जी, यहाँ पर अभिजीत बिचुकले से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अभिजीत बिचुकले अगर वो जाते नहीं, राइट, तो क्या आज शो का लेवल एक अलग होता? क्या आज शो एक अलग टर्न पे चल रहा होता? डेफिनेटली। मतलब अगर अभिजीत बिचुकले नहीं जाते तो टॉप 3 टॉप 5 में वो पक्का होता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बीच में उनसे कुछ गलतियां हुई है कि जो लेडीज को, जो रूपाली वाला, हाँ, रूपाली को जो भी उन्होंने बोला था, या फिर जो उनका आउटबर्स्ट हुआ था, बट आई थिंक दैट इज क्वाइट नेचुरल। कभी कभी ऐसा होता है उस शो में, जब हम वहाँ रहते हैं तब कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि आप आउटबर्स्ट आपका हो जाता है। फिर वो कई बार गलत नहीं होता, कई बार गलत होता भी है। सो अगर वो नहीं जाते ना तो सच में आज शो का लेवल कुछ और ही रहता था, और वो डेफिनेटली टॉप 5 टॉप 3 में रहते थे, क्योंकि वो आदमी ऐसा है कि अगर वो गलती करे भी तो एटलीस्ट वो अपोलोजाइज करके आगे बढ़ सकता है। तो ऑडियंस को वो पहले से ही बहुत पसंद आते थे, और ऐसे सिचुएशन में वो और भी ज्यादा पसंद आते थे ऑडियंस को। ओके। ऋतुजा जी, एक मराठी सुपरस्टार घर के अंदर आई हैं जिनका नाम है किशोरी शहाणे विज, ठीक है? उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? और प्लस जिस तरीके से घर वालों ने बिहेव किया है उनके साथ पहले और अब,
उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब जो है किशोरी ताई के ही आसपास सब घूमते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पता चल गया कि स्ट्रांग है। तो आपको क्या कहना है? पहले तो मुझे ये कहना है उनके बारे में कि दैट लेडी इज प्लेइंग विद डिग्निटी फ्रॉम डे वन। मतलब वो सीनियर एक्ट्रेस तो है ही, प्लस वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है और बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ खेल रही है। मतलब उनका आज तक ऐसा बिहेवियर जो अच्छे ट्रैक पे चला है वो कभी बुरे ट्रैक पे गया नहीं है। एक आध दो इंसिडेंट्स छोड़े तो शी वॉज नेवर बैड दैट मच। तो उनका बहुत अच्छा चल रहा था ट्रैक और उन्हें कुछ लोगों ने साइड में किया, जो भी किया। उनका बस एक मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट ये लगता है कि वो खुद के लिए उतना स्ट्रांगली स्टैंड नहीं ले पा रही है। जो उनके बेटे ने भी उनको बोला कि तलवार निकालो और एक और सीनियर एक्ट्रेस ने उन्होंने भी ये बात बोली। यस। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे वो लैकिंग है, बट डजेंट मैटर। फिर भी वो अपनी तरह से अपनी डिग्निटी के साथ खेल रही है। आई थिंक दैट लेडी इज रियली वेरी पेशेंट लेडी। तो वो जिस भी तरह से खेल रही है, गुड फॉर हर। और अभी जैसा आप बोल रहे हैं कि अभी सब उनके आगे पीछे कर रहे हैं क्योंकि एवरीवन हैज कम टू नो कि ये लेडी है, ये स्ट्रांग है, इसकी बाहर इमेज अच्छी है वगैरह वगैरह। तो अभी मुझे लगता है कि उन्होंने इन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने ट्रैक पे चलना चाहिए और खुद के लिए अपना एक स्टैंड लेना चाहिए। तो डेफिनेटली शी विल बी इन टॉप 5, आई थिंक सो। और ये घर वालों ने जो उनको स्पेशली उन्हीं की फ्रेंड्स वीना और रूपाली ने उनको साइडलाइन किया था, उनको आइसोलेट कर दिया था, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? मतलब क्या उस समय बुरा लगा था, फील हुआ था किशोरी जी के लिए? कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी उस वक्त कि एक दूसरे को बुरी लग गई थी उनकी चीज़ें। जैसे कि किशोरी जी ने वीना पे कुछ ऐसा कमेंट किया था, जितना मुझे याद है कि ये नाटक आपका कब खत्म होगा। ये तो कुछ चीज़ें ऐसी दोनों तरफ से हुई होगी जिसकी वजह से उनमें क्लैशेस हुए होंगे। बट ठीक है, मतलब जो भी है ये चीज़ें होती रहती है उस घर में। अगेन आप दूर जाते हैं, अगेन आप पास आते हैं, वो सब चीज़ें होती रहती है। सो आई जस्ट फील कि अभी उन्होंने उसके पीछे नहीं भागना चाहिए जैसे कि वो पहले रूपाली या वीना के पीछे भागती थी। तो अभी वो सब ना करते हुए खुद अपने ट्रैक पे जैसा उनकी जर्नी चल रही है वैसा चलना चाहिए, आई थिंक सो। ओके, घर के अंदर लव बर्ड्स भी हैं अगर बात करें तो, वीना और शिव। उनके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है उनके रिश्ते को देखकर? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मांजरेकर सर ने अभी काफ़ी दिन ये भी कह दिया कि शिव तू जो है अपना फोकस खोता जा रहा है। शिव की फैमिली ने भी कहीं ना कहीं ये बात बोली थी, और प्लस शिव को वकील बता दिया वीना का, और शिव को जो है मतलब स्पोक्स पर्सन भी बता दिया। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे तो पहले ऐसा लगता है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी हद तक नेचुरल है, प्योर है, क्योंकि बाहर शायद वो मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता, पर जो भी है उनको पहले देखना बहुत अच्छा लग रहा था हम सबको। उनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी, प्योर थी। वो अलग अलग ग्रुप में भी अगर थे तो भी वो अपने ग्रुप के साथ भी लॉयल थे, प्लस अपनी फ्रेंडशिप उनके लिए अलग जगह बाद में। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो ये चीज़ें मुझे सारे उनकी अच्छी लगी थी। लेकिन जहाँ तक फोकस की बात है, अगर उनकी फैमिलीज को भी ऐसा लग रहा है कि फोकस नहीं है या उन्हें गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एक दूसरे को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को जो लग रहा है वो सच होगा, सही होगा, क्योंकि फैमिली से ज़्यादा इस बात को कोई और ज़्यादा अच्छे से जज नहीं कर पाएगा। और डिपेंडेंसी अगर उन दोनों के बीच आ गई है शो से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं ये उतनी अच्छी बात नहीं है। मतलब ज़रूरत नहीं है, वो दोनों उतने स्ट्रांग है कि खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो इसको उसकी वकालत या उसको इसकी वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। बोथ आर स्ट्रांग पर्सनैलिटीज, सो दे शुड गो दैट वे। और बाकी जो लव बर्ड्स है, फ्रेंडशिप्स है, वो बाहर आके जैसी अच्छी रहे, अच्छी चले तो और भी अच्छी बात है। ओके। मांजरेकर सर की होस्टिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मांजरेकर सर की होस्टिंग सच में बहुत अच्छी होती है। हर बार वो सारे पॉइंट्स क्लियर आउट करते हैं, और समटाइम्स वो खुद का एग्जांपल देते हुए भी वो सारे पॉइंट्स क्लियर आउट करते हैं। तो जहाँ डांटना चाहिए वहाँ डांटते हैं, जहाँ तारीफ करनी चाहिए वहाँ तारीफ भी करते हैं। सो आई थिंक कि उनकी जो होस्टिंग है वो बेस्ट है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। वाइल्ड कार्ड कंटेंडर्स जो होते हैं, जैसे आप देखेंगे आरो और ये आए ही ना, ठीक है, इनको क्या एडवांटेज मिलते हैं और क्या इनके डिसएडवांटेज होते हैं, ये थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। एडवांटेज तो मुझे लगता है इन्हें ये मिलते हैं कि उन्हें बाहर
क्या सीन है, मतलब अंदर के कंटेस्टेंट्स की बाहर क्या इमेज है, ये सब उन्हें पता होता है. सो उनके पास वो चॉइस होता है सोचने के लिए कि मैं इसके ग्रुप में जाऊंगा या मैं इसके साथ रहूंगा, इसके साथ नहीं रहूंगी. ये चॉइस उनके पास होती है, ये उनका एडवांटेज है. एंड डिसएडवांटेज ये होता है कि कहीं ना कहीं फिर वो एक टैग लग जाता है कि ये डे 1 से नहीं है, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है. तो समवेयर ऐसा होता है कि उनके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेके, क्योंकि ऑडियंस को भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना खेले वाइल्ड कार्ड वाला, पर ऑडियंस को लगता है नहीं यार ये वाइल्ड कार्ड है, ये डे 1 से नहीं है, तो ये डिजर्व करते हैं टॉप 5 टॉप 3 में, पर विनर होना डिजर्व नहीं करते. तो मुझे लगता है अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री हो तो विनर होने का चांस ही मिस कर देते हैं, ऐसा मुझे फील होता है. ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगता है मुझे उनका. आरो और हीना के बारे में कैसा मतलब कहेंगे आप, क्या कमेंट्स पास करेंगे? हीना को देख के ऐसा लगता है कि शी इज़ वेरी गुड बाय हार्ट. उसका नेचर अच्छा है, प्योर है, वो जो है अपने नेचर के वाइज खेलती जा रही है. वो उसके मन में कोई छल कपट है ऐसा अब तक तो नहीं लगा है कहीं पर भी. उसके दिल में जो आता है वो बोल देती है. तो आई थिंक शी इज़ वेरी प्योर. कोई माइंडसेट या कोई माइंड में गेम प्लान करके नहीं आई है वो. एंड आई फील दैट क्वालिटी इज ऑल्सो नीडेड. मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बिग बॉस में जाना है तो कुछ गेम प्लान होना चाहिए, कुछ माइंडसेट होना चाहिए, किसी डिसाइड किए हुए डायरेक्शन में जाना है. ऐसा माइंडसेट क्यों होता है, रियली डोंट अंडरस्टैंड. क्योंकि अंदर जाने के बाद एक तो जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ होता नहीं है. हाँ, वो तुम्हारा ओरिजिनल नेचर बाहर आ ही जाता है. फिर तुम खुद ही फंस जाते हो कि यार मैंने तो ये डिसाइड किया था पर अभी मैं ऐसा कर रही हूँ. तो मुझे लगता है रियलिटी शोज ऐसे शोज है कि जहाँ पे कुछ भी माइंडसेट जीरो करके अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि अंदर कौन से लोग हैं, क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं होता है. सो इट्स बेटर नॉट टू डिसाइड एनीथिंग, टू गो एंड बिहेव इन योर नेचुरल वे. अगर आपका नेचुरल नेचर बिहेवियर अच्छा होगा तो आप ऑडियंस को नेचुरली पसंद आओगे. अगर वो बुरा होगा तो ऑडियंस आपको बाहर फेंक देंगे. ठीक है. सो जो भी है अपने आप को जाओ वहाँ पे जज करो, एक्सेप्ट करो. अच्छे नहीं हो तो बाहर आ जाओ. तो उस हिसाब से मुझे हीना दैट वे बहुत अच्छी लगती है. कुछ वो डिसाइड करके नहीं आई हुई. और आरोह के बारे में ऐसा लगता है मुझे कि अगेन दैट थिंग कि वो कुछ ना कुछ डिसाइड ही करके आया है. वो जिस दिन से आया है इससे पंगे लो, उससे पंगे लो. मतलब ठीक है, कंट्रोवर्सी मतलब वो आपका पर्सनल स्टैंड है. ऐसा मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ पे टिकने के लिए कंट्रोवर्सी की जरूरत है तो फिर वो कहीं ना कहीं आप एज अ पर्सन वीक है. देन अगर इफ यू नीड कंट्रोवर्सी तो आरोह को सोचना चाहिए कि अगर उसको रहना है तो सच में क्या उसे कंट्रोवर्सी की जरूरत है, या फिर वो एक गुड बिहेव करके भी वहाँ पे रह सकता है. क्योंकि एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा मुझे इसमें किशोरी ताई लगती है. शी इज़ बिन वेरी डिसेंट, नो डाउट शी इज़ अ स्टार, बट शी इज़ बिन वेरी डिसेंट. वो उस दम पे खेले जा रही है और टिके जा रही है. अगर वो बैड होती तो शायद अब तक बाहर चली गई. और देखिए ना कितने बड़े बड़े लोग चले गए. माधव चला गया, वैशाली चली गई, सुरेखा ताई पुणेकर चली गई. यस मतलब वो सारे कंट्रोवर्शियल लोग थे पर फिर भी वो चले गए. तो कहीं ना कहीं ऑडियंस रियलिटी शोज में प्योरिटी को इम्पोर्टेंस देती है, अच्छे बिहेवियर को इम्पोर्टेंस देती है. तो अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत है. आप वैसे भी रह जाओगे और टिक जाओगे और ऑडियंस को पसंद भी आओगे. ओके ऋतुजा, यहाँ पर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्रिएटिव टीम का कितना हाथ होता है किसी भी कंटेंडर की इमेज को बनाने और बिगाड़ने में. मतलब बिगाड़ने इन द सेंस क्योंकि बार बार वही चीज रिपीटेटिव चीजें दिखाना. वो अगर उसको एडिट कर सकते थे लेकिन स्टिल वो एडिट नहीं करते हैं, रखते हैं. तो क्या आपको लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा होता है कि क्रिएटिव टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जी. उन्हें हर दिन का एडिट करना पड़ता है. 24 घंटे में से 1 घंटा एडिट करना, और वो भी कैलकुलेटिंग योर TRP, कैलकुलेटिंग ऑल ऑफ द थिंग्स, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है. तो मुझे लगता है इस बारे में उनका हमसे ज़्यादा हेक्टिक जॉब उनका होता है, क्रिएटिव टीम का. तो मुझे ऐसा लगता है कि इमेज बनाने में या बिगाड़ने में क्रिएटिव टीम का उतना हाथ नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ पर्सन. आप जैसा घर में करोगे. यस, मैं जैसा घर में करूंगी. अगर मैं घर में 24 घंटे में हाफ एन आवर भी अगर मैं बिचिंग करती हूँ सपोज, तो वो वही दिखाएंगे ना. उनको वो हक जाता है. जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बिग बॉस का, तब वहाँ पे एक क्लॉज है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि हम इसमें से जो कंटेंट जैसा है हम जैसा चाहे वैसा उसको यूज कर सकते हैं. अगर ये क्लॉज आप अगर पूरा पढ़ के अंदर जा रहे हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें कोई निगेटिव साइड दिखाने का मौका देते हैं या नहीं देते. तो फिर आप मत करो बिचिंग,
तो फिर आप गुड बिहेव करो, फिर आप किसी से झगड़े मत करो। आपको ये माइंडसेट पता होना चाहिए कि कुछ भी मैं यहाँ पे करूँ उसमें से कुछ भी चीज बाहर जा सकती है। इनफैक्ट जब मेरा सैटरडे वो एपिसोड हुआ था तब आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड कि यहाँ इसमें से क्या बाहर जाएगा, कैसा होगा। बट जब मैं बाहर आई तब मुझे पता चला कि जो था वही बाहर गया, वो लोगों को पसंद भी आया, रियलिटी था, वो लोगों को पसंद आया। आई वॉज नॉट श्योर कि वो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस टीम ने जो सही है, जितना दिखाना चाहिए वो टीम पूरा दिखाती है। इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ एज अ पर्सन, हाउ मच गुड यू आर। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपका पॉजिटिव साइड ही बाहर आएगा, कुछ आप निगेटिव दोगे ही नहीं तो क्या बाहर आएगा। सो आई थिंक इट इज आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यहाँ पर मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि क्विक हैं और आप उसको मुझे जवाब दीजिए और थोड़ा सा रीजन भी दे दीजिएगा, ठीक है? तो ये गेम खेलते हैं हम आपसे ऋतुजा जी से। सबसे पहले ऋतुजा जी, अच्छा ये गेम पहले, उससे पहले एक और दो चीजें पूछ लेता हूँ। टॉप 5 में किसे देखेंगे ऋतुजा धर्माधिकारी, वो बताइए। टॉप 5 में मैं देखती हूँ किशोरी शाहनी जी को, हाँ, शिव ठाकरे को, ओके, हीना को, नेहा को, और थोड़ा सा कंफ्यूजन है इन बिटवीन शिवानी एंड वीना। दोनों में से कोई एक शायद हो। हाँ, ओके, दोनों में से कोई एक शायद। तो भाई जनता देख लिया आपने कि ऋतुजा जी ने अपने टॉप 5 बता दिए। ऋतुजा जी, कौन बनेगा विनर, आपको क्या लगता है? दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, पर फिर भी मेरे माइंड में 2 नाम आते हैं जब विनर की बात आती है। तो लेडीज में आती है किशोरी शाहने, ठीक है, कुछ प्लस माइनस है, वो अपने स्टैंड नहीं ले पाती या फिर जो भी चीज़ें हैं, बट द वे शी इज प्लेइंग विद डिग्निटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा नाम आता है मेरे माइंड में शिव ठाकरे, ठीक है, वो डे 1 से बहुत अच्छा खेलते जा रहे हैं। फिलहाल उनकी फैमिली जैसा बोल रही है कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं गेम को लेके, तो वो थोड़ा एक माइनस पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कोई परफेक्ट पर्सनालिटी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इस बार सीजन में नहीं दिखाई दे रही कि जिनको देख के ऐसा लगता है कि नहीं बस विनर तो यही होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं नजर आ रहा। लेकिन जितने लोग हैं उनमें से एक किशोरी शाहने और शिव ठाकरे, इन दोनों से उम्मीद है कि शायद वो जीत जाए। ये ऋतुजा जी ने अपने बोल दिए विनर्स। ओके ऋतुजा जी, अब ये गेम खेलते हैं हम, तो आप रेडी हैं? कौन है घर के अंदर डबल ढोलकी? आई थिंक वीना। थोड़ा सा बताएंगी क्यों? वीना कभी कभी किशोरी जी के सामने आके, जैसे कि कल के एपिसोड में उन्होंने बोला कि थ्रेड है हम दोनों के बीच, और कभी कभी ऐसा होता है कि शायद वो नहीं ऐसा फील करती, तो कहीं ना कहीं वीना लगती है मुझे। ओके, कौन है शातिर? शातिर है केड़कर। हम तो भूल ही गए थे, ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसा लगता है उसको देख के कि डिसाइड करके बिहेव कर रहा है। एक्सप्रेशंस भी डिसाइड करके है, बातें भी डिसाइड करके है। मतलब ये रियलिटी शो है, यहाँ पे एक्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे तुम जैसे हो वैसा तुम्हें खुद को प्रेजेंट करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो डिसाइड करके बहुत शातिर वे में गेम खेल रहा है, राइट फ्रॉम द एक्सप्रेशंस। सो आई थिंक ही इज द वन। ओके, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? स्ट्रॉन्गेस्ट है आई थिंक शिव ठाकरे ओनली, एंड इन लेडीज समटाइम्स आई फील नेहा। ओके, कौन है ओवर स्मार्ट? आई थिंक शिवानी। ओके, कौन है ट्यूबलाइट? हीना। ओके, कभी कभी उसको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वी लाइक दैट इन अ सेंस। उसका थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, इसलिए शायद। एंड शी इज क्वाइट इनोसेंट आल्सो। तो मतलब समझ में नहीं आता लैंग्वेज प्रॉब्लम जो भी है। ओके, कौन है इरिटेटिंग समटाइम्स नेहा। अभी उसका बहुत कम हुआ है, बट इन द बिगिनिंग ऑफ द शो बहुत ज्यादा दिख के आता था वो। आफ्टर द कंट्रोवर्सी ऑफ पराग थोड़ा सा मेलो डाउन हो गई है वो। ओके, कौन है चालबाज? अगेन आई थिंक केड़कर। ओके, केड़कर भैया का नाम लगता है सब में है। ओके, कौन सबसे ज्यादा फेक है? अरे यार, गलती कर दी। फेक इसमें ज्यादा केड़कर सर। अच्छा, इसमें आता है। हाँ, इसमें ज्यादा आता है ऐसा लगता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन है सबसे ज्यादा वीक?
वीक तो कहीं ना कहीं लग रही है किशोरी ताई, मतलब थोड़ा सा जो स्टैंड वो नहीं ले पा रही वो, और सेकेंडली थोड़ा सा हीना वीक लगती है, जो भी है उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम है या फिर वो बोल नहीं पाती, उसको जो बोलना है वो स्टैंड नहीं ले पाती, तो ये दोनों कंटेस्टेंट थोड़े से वीक लगते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऋतुजा जी स्टूडियो में आके हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए। दोस्तों ये है ऋतुजा धर्माधिकारी और इन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स बोल दिए हैं। आपको क्या है कहना, आपको कैसा लगा इंटरव्यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं मुंबई से मिलकर राहुल भोज इसी तरीके के रोचक और चटपटे इंटरव्यूज लाऊंगा बिग बॉस मराठी सीजन 2 के, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।